नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अपडेट। नमस्कार, प्रणाम बा। पॉलिटिकल अपडेट न्यूज चैनल है। सारण जिले के बोहरापट्टी पंचायत में एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो कि सरकार के शिक्षा नीति के संबंध में बात करेंगे इनसे। धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे साथ आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। जो सरकार का जो शिक्षा नीति है उससे आप कितना % सहमत हैं? जो सरकार की शिक्षा नीति है उससे हम 100% सहमत हैं, बशर्ते वह जो व्यवस्था है वह धरातल पर उतरनी चाहिए। लेकिन कुछ तकनीकी परेशानियों के कारण सामाजिक और शैक्षणिक शिक्षा से जुड़े पदाधिकारियों और शिक्षक सामाजिक सकारात्मक प्रयास नहीं होने के कारण जो सरकार की जो शिक्षा नीति की जो व्यवस्था है वो धरातल पर नहीं उतर रही। सवाल नंबर 2 है कि आज सरकारी नौकरी के तलाश में काफ़ी बच्चे बेरोजगार भटक रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, सरकारी नौकरी के पीछे जो बच्चे भटक रहे हैं, देखिए सरकारी नौकरी एक बहुत हाई लेवल की कंपटीशन है और विद्यार्थियों में जो एक प्रतिशत अनुपात होता है वह 100% विद्यार्थियों में 5% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो असाधारण टाइप के होते हैं, जो किसी भी लक्ष्य को एकाग्रित होकर के भेज सकते हैं। और वही 5% विद्यार्थी भी किसी भी सरकारी जॉब के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, लेकिन तैयारी करने वाली की जो संख्या है वो 100 में 100% लगभग विद्यार्थी जो हैं सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। जो जिनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, जो पारिवारिक रूप से फाइनेंशियल उतना मजबूत नहीं है कि जो सरकारी प्रोसेसिंग सिस्टम है उसमें डिले हो रहा है, तकनीकी कुछ परेशानी है, उसको वह फेस कर सके, जिसके कारण बेरोजगारी एक बड़ा समस्या के रूप में उत्पन्न हो गया है। इसलिए विद्यार्थियों को अपने इंटरेस्ट और सभी स्थितियों को समझ करके यह निर्णय लेना चाहिए कि वर्तमान समय जो है उसमें वो सरकारी नौकरी के लिए कितना फिट बैठ रहे हैं, उसके बाद ही सरकारी नौकरी के पीछे भागें। चलिए आपसे एक और सवाल है, सरकारी स्कूल में कितना % सुचारू ढंग से संचालित होते हैं? देखिए, सरकारी विद्यालय जो है बिहार सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालय में शिक्षा समिति बनाया गया। उस शिक्षा समिति में जो है स्थानीय लोग होते हैं। उस शिक्षा समिति के अध्यक्ष जो होते हैं प्राइमरी सेक्शन में वहाँ के वार्ड सदस्य होते हैं, और जो माध्यमिक सेक्शन है, माध्यमिक सेक्शन में वहाँ के स्थानीय विधायक होते हैं। और सरकारी विद्यालय के जो दुर्दशा है, जो कुव्यवस्था है, उसमें हम मानते हैं कि सबसे अधिक कोई जिम्मेवार है तो वहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं। पेरेंट्स कोऑपरेशन और शिक्षक और पेरेंट्स के बीच समन्वयक नहीं होने के कारण विद्यार्थियों के बीच भी समन्वयक नहीं हो पाता है, और शिक्षक, विद्यार्थी और पेरेंट्स के बीच में एक अलगाव सा हो गया है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप सरकारी विद्यालय में घूमिएगा तो किसी भी व्यक्ति की कैरेक्टर की सबसे अधिक जो कन्फर्मेशन होता है वह उसकी ड्रेस के साथ होता है। आप पुलिस को पहचानने के लिए उसके वर्दी देखते हैं, सिविल पदाधिकारी है उसके जूता माने कपड़ा जो है, आप कभी भी जो IAS लेवल के लोग हैं, चाहे जो सबका अपना अपना एक ड्रेस है। वकील को पहचानने के लिए आप कोट देखते हैं, विद्यार्थियों के लिए ड्रेस होता है। लेकिन सरकारी विद्यालय में आप विजिट कीजिएगा तो लगभग विद्यालयों की यह स्थिति है कि 10% भी विद्यार्थी ड्रेस में नहीं आते हैं, जबकि सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को ड्रेस के लिए पैसा भेजा जाता है। और विद्यार्थी जो है वो तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, यह हमारी और आपकी जवाबदेही है कि हम अपने परिवार के बच्चों को शिक्षित बनाएं। तो शिक्षित बनाने के लिए हमारी प्रयास होनी चाहिए। तो हम उसकी कैरेक्टर जो है कन्फर्म उसको नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको नहीं समझा पा रहे हैं कि उसकी किरदार की क्या भूमिका है, जिसके कारण विद्यार्थी विद्यालय में जाते हैं और अपनी किरदार नहीं समझ पाने के कारण शिक्षकों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और यही कारण है कि
जो पेरेंट्स हैं वो सकारात्मक प्रयास नहीं कर रहे हैं, शिक्षकों के साथ समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों की कमजोरी को सही तरीके से न शिक्षक समझ पा रहे हैं न पेरेंट्स समझ पा रहे हैं, जिसके कारण सरकारी विद्यालय आज के समय में शिक्षा के लिए अभिशाप बन के रह गया है। और यह तभी सुधर सकता है, इसके लिए स्थानीय लोग विशेषकर पेरेंट्स और शिक्षक मिल करके प्रयास करें तो निश्चित तौर पर सकारात्मक रिजल्ट होगा। 3 लोग ही इस दुर्दशा को सुधार सकते हैं, माता पिता और शिक्षक। तीसरा जो लोग है, 3 लोगों को छोड़ने के बाद में चौथे लोगों की भूमिका जो है वो नगण्य के बराबर है। हाँ, यह भी एक सच है कि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी होते हैं, विद्यालय में उनकी भ्रमण जो होती है सुधारात्मक नज़रिए से कम और दंडात्मक नज़रिए से अधिक होती है, जिससे शिक्षकों में एक रोष उत्पन्न होता है और उनकी मनोबल गिरती है। तो इसलिए हमारी आग्रह होगी पेरेंट्स के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कि वह जब भी विद्यालय में जाएं तो एक सकारात्मक विचार लेकर के जाएं और वहाँ के एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अपनी सुझाव रखें। यह नहीं कि अब सरकार के द्वारा जो है सरकारी विद्यालय में 23 प्रकार के रजिस्टर मेंटेन के लिए दिशा निर्देश है और 23 रजिस्टर मेंटेन करने में लगभग विद्यालय के 2 शिक्षक बिजी रह जाएंगे। स्वाभाविक रूप से होता भी है कि किसी भी विद्यालय में 23 रजिस्टरों की मेंटेनेंस जो है सुचारू रूप से नहीं हो पाती है और यह पदाधिकारियों के लिए बहुत बड़ा अवसर मिल जाता है, जो तकनीकी परेशानी को ढूंढ करके, समस्या को ढूंढ करके, त्रुटि को ढूंढ करके शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। और दंडात्मक कार्रवाई क्या होता है, सीधे कहिए कि अवैध रूप से वसूली हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो बताए 23 रजिस्टर के बारे में, 23 रजिस्टर के बारे में, तो विद्यालय में ऑलरेडी टीचर कम है, इसके पीछे दोषी कौन है? हाँ, आपकी जो यह प्रश्न है बिल्कुल जायज़ है कि विद्यालयों में शिक्षकों की जो कमी है उसके लिए तो 100% जो जवाबदेही है वो सरकार के होती है और सरकार इसीलिए भी चुने जाते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं मानव के, स्वास्थ्य, शिक्षा, उसकी वह उपलब्धता बेहतर ढंग से कर सके। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए सरकार निश्चित रूप से जिम्मेदार है। देखिए, बहुत सारा विद्यालय में जो टीचर हैं, प्रधान अध्यापक हैं, वो लोग उसमें एक MDM में कुछ लोग बिजी हो गए, कुछ लोग BLO में डिप्टी हो गया। इसके चलते तो विद्यालय में ऑलरेडी टीचर कम है, उसी टीचर से ये सब काम करवाए जा रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं, शैक्षणिक कार्य छोड़ करके सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनसे अन्य कार्य नहीं कराना चाहिए और इससे उनके ऊपर मानसिक और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह भी एक सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होने का बड़ा कारण है। इस सवाल और बन रहे हैं कि सरकारी स्कूल में सुचारू ढंग से चलाने के लिए सरकार को कौन सा नियम लागू करना चाहिए? देखिए, सरकारी विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की जो अभी वर्तमान में नियम है वह पर्याप्त है। उसके लिए आपको सबसे अधिक जो आवश्यकता है वह इच्छा शक्ति की है। हमारे एक मित्र हैं जो भगवानपुर ब्लॉक के सुंधानी राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुंधानी में अभी प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। हम जब भी उनके विद्यालय पर जाते हैं तो हमको माने बहुत अत्यधिक प्रसन्नता होती है। हम अपने जीवन काल में एकमात्र विद्यालय देखे हैं जो CCTV कैमरे से लैस है। उस विद्यालय में पहले क्लास का भी विद्यार्थी एक भी ऐसा नहीं होता है जो ड्रेस में नहीं है। एकलौता मेरे नज़र में विद्यालय है जिस विद्यालय के विद्यार्थी अपना आई कार्ड लटका करके आते हैं और इसके बाद वहाँ चेतना सत्र, प्रार्थना और क्लास के लिए सुव्यवस्थित ढंग से सारी व्यवस्था की गई है। तो उसके लिए सरकार उस विद्यालय के लिए कोई अलग से योजना नहीं दी है, अलग से कोई व्यवस्था नहीं दी है। एक
स्पेशल मॉनिटरिंग नहीं होती है, वह उस विद्यालय के जो शिक्षक हैं, जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, उनकी इच्छा शक्ति से वह संपन्न हुआ है। हम आपको वहाँ के जो फोटो है, वीडियो है, कुछ उपलब्ध करवा देंगे। आप वहाँ जो व्यवस्था हुआ है देख करके आश्चर्य करिएगा। तो हमारा मानना है कि सरकार के द्वारा निश्चित तौर पर सकारात्मक कई सारा योजना चलता है, जिससे कि अभी जो हमारा गांव का उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, उस विद्यालय में गए थे तो हमको वहाँ जानकारी हुआ कि हर साल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा बच्चों को प्रतियोगी और इनोवेटिव सोच डेवलप करने के लिए, इनोवेटिव आइडिया देने के लिए एक प्रोग्राम होता है, जिसके लिए जो लोग अपना इनोवेटिव थिंकिंग लेकर के और प्रस्तुत करते हैं, उनको सरकार की तरफ से 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। तो यह निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक चीज़ है, बशर्ते इस संबंध में लोगों को जानकारी कम है। लेकिन वहाँ गए हमको यह भी जानकारी हुआ कि उस विद्यालय के विद्यार्थी जो है, एक विद्यालय से 5 विद्यार्थी जो है इनोवेटिव थिंकिंग देने के लिए चयनित हुए थे। तो सरकार की व्यवस्था और विद्यालय की प्रयास कहीं कहीं तो 100% दिख रही है कि सफल है, और उसके लिए सरकार को अलग से नीति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, सरकार अगर जो कुछ बेहतर करना चाहती है तो निश्चित रूप से यह प्रयास करे कि शिक्षकों पर जो शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त जो बोझ है उससे शिक्षकों को मुक्त करे, और सरकारी विद्यालय में जो शिक्षकों की कमी है उसकी आपूर्ति करे। इसलिए बिहार की जो भूमि रही है वह ज्ञान की भूमि रही है, और यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय का एक इतिहास रहा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का, कि जब यहाँ 10,000 विद्यार्थी थे तो उस समय वहाँ 2,000 शिक्षक रहे थे। यह अनुपात था यहाँ के विश्वविद्यालय के, और विश्व भर के लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। तो निश्चित तौर पर जो शिक्षक छात्रों का अनुपात है वो बहुत अंतर होने के कारण भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है। और आपसे बन रहे हैं कि बच्चा अपना करियर कैसे बना सकते हैं? देखिए, बच्चा का करियर बर्बाद होने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, एक माहौल। बचपन से जो हम लोगों के यहाँ उस विषय पर अत्यधिक चर्चा होती है जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। लोकसभा का चुनाव 2024 में है, आप 2024 से पहले उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन रात दिन हमारे घर में जो है वो चर्चा होती है कि 2024 में मोदी जी को इतना सीट आएगा, कांग्रेस का ये दुर्दशा होगा, फिर से मोदी जी बनेंगे, मोदी जी यहाँ हार जाएंगे, इस लोकसभा में उनका विरोध होगा। जबकि आप आज उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं। और वह चर्चाएं जो है परिवार के जो छोटे बच्चे हैं वो भी करने लग रहे हैं सुनते सुनते। गीता में एक का श्लोक है, 3 अध्याय का 21वां श्लोक है कि यद यद आचरति श्रेष्ठे तद तद दिवेतरो जन स यत प्रमाण कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। कृष्ण ने स्पष्ट संदेश दिया है कि परिवार के जो पिता, शिक्षक, नेता और प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं वह साधारण जनता और अबोध बच्चे के सर्वमान्य नेता होते हैं, और वह देवतुल्य होते हैं। उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह साधारण लोग और बच्चों के लिए प्रमाण बन जाता है। तो निश्चित तौर पर अगर जो हम अपने परिवार के बच्चों की करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने परिवार में व्यर्थ की जो चर्चाएं हैं उससे उनको मुक्त कर दें, और उनको मुक्त करने के लिए सबसे पहले अपने आप को मुक्त करना होगा, और हम बच्चे के इंटरेस्ट को समझें, बच्चे के साइकोलॉजी को समझें। बच्चों की जो साइकोलॉजी है कि 1 से 3 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उन पर लगभग 3 वर्ष, जैसे 3 वर्ष के बाद में जो है विद्यालय जाने लगते हैं, 100% जो होता है परिवार का प्रभाव होता है। 3 से और फिर 12 वर्ष के बीच में जो है परिवार और विद्यालय का प्रभाव होता है। थोड़ा बहुत मित्रवत होता है, लेकिन 12 वर्ष के बाद जो है 100% जो है सबसे अधिक प्रभाव जो है वो मित्रों का हो जाता है। उस सब 12 वर्ष के बाद
की जो आयु होती है, उस समय जो परिवार के पापा होते हैं, जब हम 8 वर्ष के हैं तो हम समझ रहे हैं कि दुनिया की सारी जो नॉलेज है वो पापा के पास है। जब 12-13 की हमारा आयु है तो हमको लगता है कि पापा कुछ नहीं जानते। लेकिन वही आयु जो है वह फिर जब 30 की हो जा रही है तो हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है और हम बहुत सारे चीज़ों को समझ पाते हैं कि यह चीज़ जो है हमारे पापा के से नॉलेज मिला है और इसकी क्षतिपूर्ति कहीं से भी नहीं हो सकती है। तो इसलिए आप सबसे पहले बच्चों की साइकोलॉजी समझिए, उसके इंटरेस्ट को समझिए और आप सकारात्मक प्रयास करने के लिए आप म्यूचुअल पॉजिटिव क्वेश्चन करिए। उस पर अपना पक्ष रखिए, बच्चों का भी पक्ष रखिए। उसके बाद जो पढ़ाई हो रही है उसमें CQ का सूत्र लगाइए। CQ कंटेंट, कनेक्टिविटी, क्लियरिटी। आप कंटेंट दीजिएगा और उस कंटेंट को उसके विस्तार से कनेक्ट करिएगा। जैसे कि आप व्हाट पढ़ाए कि भारत क्या है, फिर उसके बाद पढ़ाई कि भारत, नाम भारत का क्यों पड़ा। तो यह तो समझ में आ गया कि भारत देश है, लेकिन आप जब पढ़ाई कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा तो वह चीज़ पूरा तरह समझ गए कि भारत देश है और भारत का नाम भारत क्यों पड़ा। तो दो चीज़ जब जैसे कनेक्ट होगा, व्हाट के साथ जैसे वाई जुड़ेगा तो उसके अंदर क्लियरिटी आएगी। तो निश्चित तौर पर CQ का सूत्र हर परिवार में लागू हो और उसके साथ व्हाट के साथ वाई पढ़ाइए। आप पॉजिटिव रहिए, व्यर्थ की चीज़ों से बचिए, तो बच्चों का भविष्य जो है बर्बाद होने से बचेगा। नहीं तो एक प्रभाव के रूप में एक विशाल जो है अपना रूप धारण कर लिया और उससे बचाने के लिए बड़ा टफ चीज़ है। हम अभी काउंसलिंग का काम करते हैं और देख रहे थे काउंसलिंग के समय में बहुत सारे पेरेंट्स मिल रहे थे जो कह रहे थे कि समझा दीजिए हमारे बेटा को, और वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे, रो रहे थे उनके पेरेंट्स। तो उस स्थिति को बचाने के लिए समय से पेरेंट्स को नोटिस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को समझाना पड़ेगा, बच्चों की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा और अपने पॉजिटिव रहना पड़ेगा। इसलिए आप जो करिएगा उसके लिए प्रमाण मिल जाएगा। आपको बचाना है तो आपको अपने स्वयं बेहतर करना पड़ेगा। देखिए, कहीं ना कहीं ये सवाल बन रहे हैं आपसे कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं और सरकारी विद्यालय हैं, कहीं ना कहीं प्राइवेट जो विद्यालय हैं उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन का टीचर मेरे सरकारी विद्यालय में है। इसके बाद भी जो पेरेंट्स हैं वो क्यों प्राइवेट विद्यालय में भेजना चाहते हैं? देखिए, प्राइवेट विद्यालय और सरकारी विद्यालय सबसे बड़ा अंतर जो है वह वातावरण है। अभी आप बच्चे 2 घंटा पढ़ रहे हैं कि 20 घंटा, यह मैटर नहीं करता है, लेकिन उनको बेहतर वातावरण में है 24 घंटा रहना। और सरकारी विद्यालय में सबसे अधिक जो है वह पिछड़े लोग के बच्चे जा रहे हैं और वह उनके जो पेरेंट्स हैं कहीं ना कहीं निश्चित रूप से लापरवाह हैं, जिसके कारण थोड़ा सा जो समझदार लोग हैं उससे भय रहता है कि हमारा बच्चा वहाँ जाएगा तो सिलेबस पढ़ेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन 4 गो गाली जरूर सीख जाएगा। उससे बचाने के लिए सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण है कि प्राइवेट विद्यालय के जो सिलेबस होते हैं वो विजुअल किया होता है और सरकारी विद्यालय के सिलेबस देखिएगा उसमें रिटन मतलब लिखतन का प्रभाव अधिक है। तो बच्चों को भी कोई भी चीज़ जब जैसे विजुअल आप करके समझाइएगा तो थोड़ा सा इजी होता है। एक चीज़ होता है कि बच्चों में ऐसे, दूसरा चीज़ अनुशासन की जो स्थिति होती है सरकारी विद्यालय में जो है वो भगवान भरोसे है और प्राइवेट विद्यालय में एक अनुशासित सिस्टम है। सरकारी विद्यालय में अगर जो आपके बच्चे जा रहे हैं थोड़ी सी कुछ हो तो आप लीगल राइट लेकर के जाइएगा। प्राइवेट विद्यालय में आप नहीं जा सकते। आपके बच्चे अगर जो बहुत आतंक मचा रहे हैं उसकी जो व्यवहार है अव्यवहारिक है तो प्राइवेट विद्यालय निश्चित रूप से आपको बाहर करता है। तो थोड़ा सा सबसे बड़ा जो है चीज़ है वातावरण और जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें विजुअलाइजेशन के कारण जो है पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो आपने बताया कि व्यवस्था के जो बारे में कि सरकारी स्कूल में जो बच्चा जाते हैं वो गाली पढ़ते हैं
तो इसके पीछे रीजन क्या है, दोषी कौन है? हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि इसके लिए 100% यहाँ का पारिवारिक और सामाजिक वातावरण जिम्मेदार है। तो क्या यहाँ के बिहार के जो मेरे मुख्यमंत्री साहब, शिक्षा मंत्री हैं, ये दोषी नहीं है? देखिए, जब तक हम लोग सरकार, नेता और पर अटैक करते रहेंगे तब तक हम नहीं सुधर सकते हैं। आपको अगर जो सुधरना है तो स्वयं में सुधार लाना पड़ेगा। किसी भी स्थिति में नेता आपके तो देश को खा गया। आज वह पक्ष सरकार के सिस्टम में है तो शिक्षक अभ्यर्थियों का पिटाई हुआ तो उसको मौन है, कल वह विपक्ष में है तो उसका बहुत बड़ा हमदर्द है। तो आप राजनीतिक बेहतर करने जा रहे हैं तो वहाँ राजनीतिक नहीं, आप वहाँ पॉजिटिव देखिए, आप अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करिए, नेताओं को छोड़ दीजिए। वो राजा है, राजाओं की जिम्मेदारी नहीं तय की जाती है, राजाओं के सिस्टम का अनुपालन होता है। अभी हम राजन जी से बात किए, हमें बहुत अच्छा सुझाव मिला। ये सुझाव हर लोग तो सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और पॉलिटिकल अपडेट न्यूज़ चैनल के माध्यम से राजन जी बहुत सारे बात रखें। इसके लिए जय हिंद, जय भारत। पॉलिटिकल अपडेट्स के सभी दर्शकों का धन्यवाद। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कोई भी अपडेट आप तक जल्द पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।